Hello students, I am Rachna Chauhan. I am your science expert. Today we will discuss a chapter of science of class 10th from physics section and chapter name is light reflection and refraction. इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट ए में हमने मिरर पोर्शन को कवर किया है और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी जिसमें हमने लेंसेस का पूरा पोर्शन कवर किया है। पार्ट बी के लेंसेस वाले पोर्शन में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि लेंसेस में रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। सेकेंड टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, यानी कि ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। थर्ड टॉपिक में हम समझेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन के कौन कौन से नियम होते हैं। फोर्थ टॉपिक में हम समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे कि लेंसेस से रे डायग्राम किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं। और जो हमारा 6th टॉपिक रहेगा यानी लास्ट टॉपिक, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है और पावर ऑफ लेंस क्या होती है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। Refraction is the change in the direction of light when it passes from one transparent medium to another. यानी रिफ्रैक्शन क्या है? जब लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास होने पर, यानी जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वो मीडियम कैसा हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो लाइट की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, यानी कि लाइट बेंड हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इमेज है इसमें ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है ये पोर्शन है एयर, यानी कि एयर वाला जो पोर्शन है इसको हम मान सकते हैं कि ये मीडियम 1 है। अब आपको यहाँ पर एक ग्लास स्लैब भी रखा हुआ दिख रहा होगा, इसको हम मान लेते हैं कि ये है मीडियम 2। अब सपोज कीजिए कि एक लाइट रे है जो कि एयर यानी मीडियम 1 से एंटर कर रही है मीडियम 2 यानी ग्लास में। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइट रे है जैसे ही ग्लास में यानी मीडियम 2 में एंटर करती है तो वो थोड़ी सी बैंड हो जाती है, यानी कि थोड़ा मुड़ जाती है। और जैसे ही वो ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है तो बाहर निकलने के बाद वो फिर से एक स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ जाती है, यानी कि लाइट रे को जाना चाहिए था कुछ इस तरह से, ये जो डॉटेड लाइन शो हो रही है इस तरह से स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में लाइट रे कैसे जाती है इस मीडियम में एंटर करने के बाद थोड़ा सा बेंड होके, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट सरफेस ऑफ सेकेंड मीडियम, यानी दूसरे मीडियम में एंटर करने के बाद जब लाइट रे थोड़ा बेंड हो जाए तो यही प्रोसेस हमारा रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब सपोज कीजिए अगर लाइट रे एक ही मीडियम में होती तो ये स्ट्रेट लाइन में सीधी निकल जाती, यानी कि ये बेंड नहीं होती, लेकिन जैसे ही लाइट का मीडियम बदल जाता है तो लाइट अपना रास्ता तुरंत चेंज कर देती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये समझेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, क्या क्या उसके कॉजेस होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं रिफ्रैक्शन के। फर्स्ट एग्जाम्पल है द बॉटम ऑफ पॉन्ड अपेयर हायर व्हेन फिशरमैन कॉट फिश, यानी जब भी कोई फिशरमैन किसी पॉन्ड से फिश पकड़ने की कोशिश करता है तो उसको पॉन्ड का जो बॉटम होता है वो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आपने स्विमिंग पूल वगैरह देखा होगा, जब आप ऊपर से देखते हैं तो उसका भी बॉटम वाला जो पोर्शन होता है वो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता होगा। इसी तरीके से अगर कोई फिशरमैन है वो फिश पकड़ रहा है, वो अपनी आई से इस पॉन्ड में देखता है तो फिश जो होती है वो एक्चुअल में नीचे होती है लेकिन उससे थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है, और ऐसा रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। रिफ्रैक्शन का सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपेयर टू बी बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। अगर हम एक कांच का ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लें और उस ग्लास में पानी भर दें और उसके अंदर एक पेंसिल को अगर डिप करें तो आप देख सकते हैं कि पेंसिल कुछ इस तरह से दिखाई देती है, यानी कि वो थोड़ी सी बेंड होके हमें दिखाई देगी, और ऐसा इस रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है क्योंकि ऊपर वाला जो मीडियम है मीडियम 1 ये हो गया आपका एयर, और जैसे ही हमने पानी को दूसरे मीडियम यानी कि वाटर में डाला
तो लाइट ने अपना रास्ता थोड़ा चेंज कर दिया, यानी कि पेंसिल हमें थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देने लगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर हम लेमन को ग्लास टम्बलर में या किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी भर के डाल दें तो क्या होगा, उस लेमन का जो साइज है वो थोड़ा हमें बड़ा दिखाई देगा। यानी कि ये भी एक एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन का। लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई बुक है और उसके लेटर को हम ग्लास टैब की हेल्प से देखें तो उसके जो लेटर हैं वो हमें थोड़े से बड़े यानी कि रेज्ड होके दिखाई देंगे। ये भी एक एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन के क्या क्या रीजंस होते हैं वो हम समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट इज कॉज्ड बाय द डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, यानी कि लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। अगर हम लाइट की स्पीड को वैक्यूम या एयर में देखते हैं तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से अगर हम मीडियम को चेंज कर दें, सपोज एक मीडियम हमारे पास ग्लास है और एक मीडियम हमारे पास वाटर है, तो इस तरह के मीडियम में भी लाइट की स्पीड अलग अलग होगी और इसी वजह से अलग अलग मीडियम में रिफ्रैक्शन भी अलग अलग तरीके से होता है। सेकेंड पॉइंट है द ग्रेटर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम द स्लोअर द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जितना ज़्यादा डेंस मीडियम होगा उतनी ही कम उसमें लाइट की स्पीड होगी। अब ये जो वर्ड हमने देखा ऑप्टिकल डेंसिटी, ये क्या होता है इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। द डिग्री टू विच आर रिफ्रैक्टिव मीडियम रिटार्ड ट्रांसमिटेड रे ऑफ लाइट, यानी कि अगर कोई भी हमारे पास मीडियम है उसमें अगर लाइट रे एंटर कर रही है किसी दूसरे मीडियम से, तो लाइट रे जितने भी डिग्री से यानी जितने एंगल से बैंड होती है यानी कि मुड़ती है उसको ही हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। आप देख सकते हैं कि जो ग्लास है वो ज़्यादा डेंसर होता है किसके कंपैरिजन में, वाटर और एयर के कंपैरिजन में। ऐसे ही वाटर एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंसर होता है। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जो ग्लास है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वाटर और एयर के कंपैरिजन में। ऐसे ही वाटर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। इस ऑप्टिकल डेंसिटी को आगे की स्लाइड्स में भी हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको समझ आ जाए कि डिग्री हम किस तरह से मेजर करते हैं। इस स्लाइड में हम समझेंगे कि ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। अब देखिए स्लाइड पे आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें ABCD ये एक ग्लास स्लैब है। अब यहाँ पर आपको दो मीडियम दिख रहे होंगे, एक मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है ग्लास, यानी कि ये जो बाहर का पोर्शन आपको दिख रहा है ये हो गया एयर मीडियम और ग्लास स्लैब के अंदर का जो पोर्शन है ये हो गया ग्लास यानी सेकेंड मीडियम। अब देखिए ये जो ABCD ग्लास स्लैब है इसकी दो सरफेसेस यानी कि CD और AB पर दो आपको नॉर्मल दिखाई दे रही होंगी जो येलो कलर की लाइन से ड्रॉ की गई हैं। जो फर्स्ट नॉर्मल है इसको हमने N से रिप्रेजेंट किया है और जो सेकंड वाली नॉर्मल है इसको हमने N डैश से रिप्रेजेंट किया है। यानी कि जो N नॉर्मल है ये हो गई DC सरफेस पर और जो N डैश नॉर्मल है ये हो गई AB सरफेस पर। अब सपोज कीजिए कि एक रे है जो कि इंसिडेंट रे है और ये ऑब्लिकली DC सरफेस की ओर आ रही है। अब देखिए DC सरफेस के इस पॉइंट पे जहाँ पे नॉर्मल भी लाई कर रही है, इस पॉइंट से इस इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन के बाद यानी कि एयर से ग्लास स्लैब में जाने के बाद ये रे थोड़ी बैंड हो जाएगी, यानी कि इसका जो एक्चुअल पाथ होना चाहिए था वो एकदम स्ट्रेट यानी कि ये डॉटेड लाइन वाला होना चाहिए था, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद ये रे थोड़ी सी बैंड होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। यानी कि एयर मीडियम से जब लाइट रे ग्लास मीडियम में आएगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एयर जो है वो एक रेयरर मीडियम है, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं और जब ये लाइट रे ग्लास स्लैब में आ रही है तो ग्लास कैसा मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है, यानी कि ग्लास के पार्टिकल पास पास होते हैं। तो इस वजह से जो लाइट रे है वो इस नॉर्मल की साइड बैंड हो जाएगी। अब देखिए जो इंसिडेंट रे थी इसने नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया और इस एंगल को हमने नाम दिया I1। इसी तरीके से जो रिफ्रैक्टेड रे थी ग्लास स्लैब के अंदर, इस रे ने इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया जिसको हमने नाम दिया R1। अब यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि जो एंगल I1 है उसकी वैल्यू बड़ी होगी
R1 से, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की साइड बेंड हो रही है। अब देखिए जो रिफ्रैक्टेड रे है ये आगे की साइड जब बढ़ेगी तो आगे बढ़ने पर ये फिर से एक इंसिडेंट रे की तरह वर्क करेगी और इस पॉइंट से ये बाहर यानी ग्लास से एयर मीडियम में चली जाएगी। तो इस कंडीशन में ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और क्योंकि ये सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसलिए हमने इसका नाम दिया I2। तो देखिए हमारी जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है वो ये वाली रे है जो आपको ग्लास स्लैब के अंदर वाइट कलर की दिख रही होगी। अब देखिए जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल एंड डैश के साथ I2 एंगल बनाती है और ये रिफ्रैक्टेड रे अब इस पॉइंट से यानी कि ये जो सरफेस AB है इस AB सरफेस के इस पॉइंट से बाहर की ओर निकल जाती है, यानी कि ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में अब ये आ जाती है। तो देखिए अब ये वाली जो रे है जो बाहर की साइड आती हुई आपको दिख रही है ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है जिस एंगल का नाम है R2। और इस वाली रे को जो बाहर की साइड निकली है इस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। अब देखिए बाहर जो ये एंगल R2 बन रहा है इमर्जेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में इस R2 की जो वैल्यू है वो I2 से ज़्यादा होगी और जो ये एंगल बन रहा है नॉर्मल और इस इमर्जेंट रे के बीच में इसको हम बोलेंगे R2। अब देखिए यहाँ पर R2 एंगल बड़ा होगा I2 एंगल से और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो इमर्जेंट रे है वो नॉर्मल से दूर आपको जाती हुई दिख रही होगी, यानी कि अवे टू दी नॉर्मल है। सो इस कंडीशन में यहाँ पर I2 की वैल्यू R2 से ज़्यादा होगी। और एक चीज़ हम यहाँ पर और नोटिस कर सकते हैं कि ये जो इमर्जेंट रे है जो बाहर की साइड निकल रही है ये वाली रे एक्चुअल रे के एकदम पैरेलल है और ऐसा इसलिए है क्योंकि सरफेस AB और सरफेस CD आपस में पैरेलल हैं, तो ये दोनों रेज भी आपस में पैरेलल होंगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एक्चुअल रे है यानी जो रे का एक्चुअल पाथ होना चाहिए था इस वाली रे और इमर्जेंट रे के बीच में एक डिस्टेंस है। सपोज इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों रेज के बीच में इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली होता क्या है इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज डिफाइंड एज लैटरल शिफ्ट, यानी कि जो भी हमारी इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है इन दोनों के बीच में जो भी शिफ्ट होता है यानी कि जो भी डिस्टेंस होती है इसको ही हम लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब देखिए जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब एंड नंबर 2 थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि कितने एंगल से रे रिफ्रैक्ट हुई है और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम आगे की स्लाइड में और अच्छे से समझेंगे। और सेकंड पॉइंट है थिकनेस ऑफ दी ग्लास स्लैब, यानी यहाँ पर जो हमने ये ग्लास स्लैब लिया हुआ है इसकी थिकनेस कितनी है, इस पर ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। अब आप देख सकते हैं कि जो ग्लास स्लैब की थिकनेस है वो B पॉइंट से C पॉइंट के बीच में है। अगर इस थिकनेस को हम और ज़्यादा बढ़ा दें तो इन दोनों रेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और अगर हम इनकी थिकनेस को यानी BC को कम कर दें तो ये दोनों रेज यानी कि इमर्जेंट रे और एक्चुअल रे की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमने समझा ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि जहाँ भी रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पर कुछ लॉज को फॉलो किया जाता है। तो रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interface of two transparent media at the point of incident all lie on the same plane। इसको हम एक इमेज की हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक इंसिडेंट रे है जिसका एंगल I है और एक रिफ्लेक्टेड रे है जिसका एंगल R है और आपको एक येलो कलर की लाइन से एक नॉर्मल शो हो रहा होगा जो कि परपेंडिकुलर होता है। अब ये तीनों चीज़ें यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये तीनों सेम पॉइंट पे मिलते हैं
इंटरफेस यानी कि जहाँ पे मीडियम चेंज होता है। आप देख सकते हैं कि मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो ये दोनों मीडियम जहाँ पे इंटरफेस करते हैं उस पॉइंट पर ये तीनों चीज़ें आपस में मिलती हैं। अब रिफ्रैक्शन का एक और लॉ है जिसको हम स्नेल लॉ भी बोलते हैं। स्नेल लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सो इसको हम अच्छे से समझते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रेशियो निकालते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, तो वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन उसके लिए जो लाइट का कलर है वो सेम होना चाहिए, बार बार हमें उसे चेंज नहीं करना है। और जो मीडियम का पेयर है वो भी सेम रहना चाहिए, यानी मीडियम भी हमें बार बार चेंज नहीं करना है। अब इस लॉ को हम इस इमेज की हेल्प से समझते हैं जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास दो मीडियम है, एक है मीडियम 1 और एक है मीडियम 2, और ये दोनों मीडियम फिक्स है, यानी इनको हमें बार बार चेंज नहीं करना है। अब अगर कोई लाइट रे है जो कि एक फिक्स कलर की है, यानी कि कोई भी एक फिक्स कलर हम ले सकते हैं, वो अगर इंसिडेंट करती है, अब आप देख सकते हैं कि ये है आपका नॉर्मल जो कि परपेंडिकुलर है एक्सिस के। अब अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है यानी कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, तो वो बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई, और जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद ये बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आर। तो इन दोनों एंगल्स का अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में रेशियो निकालें तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। अब यहाँ पे जो साइन आपको दिख रहा है ये आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में पढ़ा होगा। आप सपोज कीजिए कि अगर हमने जो लाइट रे ऑब्लिकली आ रही थी उसको हमने और ज़्यादा तिरछा कर दिया, यानी कि और ज़्यादा हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा दिया, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी थोड़ा और बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम एंगल्स में चेंज करते हैं और उसके बाद फिर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो वो सेम ही आएगा, यानी कि जो पहले वाला रेशियो आया था इस केस में, सेकंड केस में भी सेम ही रेशियो आएगा। यानी कि साइन आई और साइन आर की जो वैल्यू है वो एंगल्स को चेंज करने पर चेंज नहीं होती, यानी कि हमेशा कांस्टेंट ही आती है। आप चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी बड़ा कर दें, कितना भी छोटा कर दें, हमेशा जो दोनों एंगल्स का रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। अब इस स्लाइड में हम समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन को समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं जिससे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए, हमने लास्ट स्लाइड में समझा था कि जो मीडियम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक मीडियम होता है रेयरर और दूसरे टाइप का मीडियम होता है डेंसर। सपोज हमारे पास एक मीडियम है एयर और एक मीडियम है ग्लास, तो एयर कैसा मीडियम होगा, ये रेयरर मीडियम होगा, क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, तो ये कम डेंस होगा। ऐसे ही अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास कैसा मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा, क्योंकि ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़ा पास पास होते हैं। सो अगर हम लाइट की टर्म में डेंसिटी की बात करें तो मीडियम की जो डेंसिटी निकाली जाती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स और डेंसिटी मतलब कि मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी है वो कम होगी ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी से। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लास है इसमें लाइट की स्पीड जो है वो कैसी होगी, कम होगी, और जो एयर है इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। अब ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है इसको मीज़र करने के लिए, यानी कि ये पता लगाने के लिए कि किसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा है या कम है, उसके लिए हम एक टर्म का यूज़ करते हैं और इस टर्म को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी को फाइंड करने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्पीड ऑफ लाइट के। अब हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। When a light ray travel from a transparent medium 1 to another transparent medium 2, the speed of light changes.
यानी कि अगर कोई लाइट रे है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल करती है तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। तो जो रेशो होता है उस लाइट की स्पीड का किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडियम में, उसको ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी किसी बुक में इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया n इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि v1 अपॉन v2। अब क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की है कि अगर हमसे कोई पूछता है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, यानी कि ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, तो हम हमेशा v1 अपॉन v2 लिखेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर 2 1 है तो जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो 1 v1 अपॉन v2 होगी। और इसी तरीके से अगर हमसे ये पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए मीडियम 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, यानी कि एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो उस केस में जो वेलोसिटी का रेशियो होगा वो होगा v2 अपॉन v1, यानी कि 2 ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा। तो इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट स्लाइड में हमने समझा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब इस स्लाइड में हम समझेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, यानी कि जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं किसी भी मीडियम का वैक्यूम या फिर एयर के रिस्पेक्ट में, तो उसको ही हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम एन से ही रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन v। यहाँ पर c है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम या फिर एयर में, और स्पीड ऑफ लाइट होती कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो ये v यूज़ किया गया है फॉर्मूले में, ये स्पीड ऑफ लाइट है किसी अदर मीडियम की, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एग्जैक्टली मीनिंग होता है कि जब हम किसी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड को कंपेयर करते हैं वैक्यूम या फिर एयर में लाइट की स्पीड से, तो उसको ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब देखिए जो डायमंड होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, यानी हाईएस्ट होता है, और ये होता है 2.42। इसी तरीके से जो लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है एयर का। अब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हैं, एक टेबल बनी हुई होगी इस टॉपिक के नीचे जिसमें और भी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे होंगे, वहाँ से आप बाकी चीज़ों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इजीली देख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि जो मीडियम होता है वो कितने टाइप का होता है, यानी मीडियम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सो देखिए मीडियम दो तरह का होता है, एक होता है डेंसर मीडियम और एक होता है रेयरर मीडियम। इसको हम ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम भी बोल सकते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। आउट ऑफ टू मीडियम द मीडियम हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अगर हमारे पास दो मीडियम है, सपोज करते हैं कि एक मीडियम एयर है और एक मीडियम ग्लास है, तो इन दोनों मीडियम में जिस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और रेयरर मीडियम क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। अगर हमारे पास दो मीडियम है तो उनमें से जिस मीडियम की लोअर वैल्यू आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की उसको हम बोलेंगे रेयरर मीडियम। अगर हम सिंपल टर्म में समझना चाहें तो डेंसर मीडियम का मतलब होता है कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ग्लास मीडियम की, तो ग्लास क्या है, ज़्यादा डेंसर है, किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। तो अगर हम एयर को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। अब क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट की, तो इसी वजह से हम इन मीडियम को बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या फिर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली का मतलब होता है ऑप्टिक्स, ऑप्टिकली वर्ड आया है ऑप्टिक्स से, यानी कि
लाइट की जो स्पीड है किसी पर्टिकुलर मीडियम में कितनी ज़्यादा होगी या कितनी कम होगी, वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है। सो सिंपली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो डेंसर मीडियम में कम होगी और रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। अब इन दोनों टर्म्स को हम इमेज की हेल्प से समझते हैं। सपोज हमारे पास दो मीडियम है, एक है मीडियम 1 और एक है मीडियम 2। मीडियम 1 में हमने एयर को लिया है और मीडियम 2 में हमने लिया है ग्लास। सपोज एक लाइट रे है जो कि एयर मीडियम से ग्लास मीडियम की ओर जा रही है। अब देखिए, जब ये लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगी, यानी कि एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की साइड जाएगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो रिफ्रैक्टिव रे है ये नॉर्मल यानी कि एन की साइड बैंड हो जाएगी, यानी कि ये नॉर्मल के पास आपको आती हुई दिखाई देगी। अब देखिए, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आई, उसकी वैल्यू बड़ी होगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। हम ये बोल सकते हैं कि आई जो है, एंगल आई, वो बड़ा होगा एंगल आर से। सो ओवरऑल हम इस वाली इमेज से समझ सकते हैं कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा और इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा होगी। और जो ग्लास है, ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होगा और इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होगी और इसी वजह से जो रिफ्रैक्टिव रे है वो नॉर्मल की साइड आपको बैंड होती हुई दिखाई देगी। अब देखिए, ये सेकंड वाली इमेज भी समझते हैं। यहाँ पे भी दो मीडियम है, एक है मीडियम 1 और एक है मीडियम 2। मीडियम 1 हमने ग्लास को ले लिया इस टाइम और मीडियम 2 हमने ले लिया एयर को। सो सपोज कीजिए एक लाइट रे है जो कि मीडियम 1 से मीडियम 2 की ओर जा रही है। अब जैसे ही ये ग्लास से मीडियम 2 यानी कि एयर में एंटर करेगी, तो आप देख सकते हैं कि ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल से दूर होती हुई आपको दिखेगी, यानी कि अवे टू दी नॉर्मल है। और इस केस में जो भी आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कैसा होगा, बड़ा होगा, यानी कि इस केस में आर की जो वैल्यू है वो आई की वैल्यू से बड़ी होगी। सो सिंपली यहाँ पर हम समझ सकते हैं जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि जो इसमें लाइट की स्पीड होगी वो कम होगी और एयर जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी कि लाइट की स्पीड इसमें ज़्यादा होगी। सो इसी वजह से यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्टिव लाइट रे है ये नॉर्मल से आपको दूर जाती हुई दिखाई देगी, यानी कि अवे टू दी नॉर्मल हो जाएगी। अब ये चीज़ आप इस इमेज की हेल्प से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे बाहर वाला मीडियम ये तो हो गया एयर और ये जो वाटर आपको दिख रहा है ये हो गया सेकंड मीडियम यानी कि वाटर। सो यहाँ पे दो मीडियम है। अब लाइट रे जैसे ही इसमें फॉल करेगी तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ये जाएगी और इस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव रे है आपको नॉर्मल की साइड बैंड होती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट का ट्रेवल हो रहा है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर हो रहा है। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंसेज टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड इज कॉनकेव लेंस। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का दिखाई देता है जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। इसकी जो अपर साइड होती है वो थिन होती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये ऊपर से और नीचे की साइड से थोड़ा थिन है और जो इसका मिडिल पोर्शन होता है यानी सेंटर जो होता है यहाँ से ये थिक होता है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी लाइट रेज इस लेंस के ऊपर फॉल होती हैं रिफ्रैक्शन के बाद वो एक पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं, यानी कि कन्वर्ज हो जाती हैं। सो इसी वजह से इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ ग्लासेस में भी किया जाता है। अगर किसी पर्सन को शॉर्ट साइटेडनेस की प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है कि उसे दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती हैं, तो ऐसे पर्सन को जो ग्लासेस दिए जाते हैं उसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के टेलीस्कोप होते हैं जिसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। अब हम समझते हैं कि कॉनकेव लेंस क्या होता है। कॉनकेव लेंस जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा ये थिक होता है अपने कॉर्नर से, यानी कि ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से ये कैसा होता है, थिक होता है
और इसका जो सेंटर वाला पोर्शन होता है यानी ये बीच वाला हिस्सा, ये थिन होता है यानी पतला होता है। कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर फॉल होती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो लाइट रेज होती हैं ये डाइवर्स हो जाती हैं यानी कि फैल जाती हैं। कॉन्केव लेंस में रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। अब इसके यूजेस भी देख लेते हैं। कॉन्केव लेंस का यूज भी ग्लासेस में किया जाता है और इनका यूज ऐसे पर्सन के लिए किया जाता है जिसे लॉन्ग साइटेडनेस की प्रॉब्लम हो। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होता है कि किसी पर्सन को पास की चीज़ें ठीक से दिखाई ना देती हों। इसके अलावा कॉन्केव लेंस को सिंपल टेलीस्कोप्स में भी यूज़ किया जाता है। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा होगा और एक कॉन्केव लेंस दिख रहा होगा। अब ये जो दोनों लेंसेज हैं इनको अगर आप ध्यान से देखें तो बीच में एक पार्टीशन भी शो हो रहा होगा। इस पार्टीशन का मतलब है कि ये लेंसेज बाईफोकल होते हैं यानी कि एक लेंस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है और इन लेंसेज के दो फोकस होते हैं। जैसे कि आपको दो साइड्स दिख रही होंगी, एक आपको लेफ्ट साइड दिख रही होगी और एक राइट साइड दिख रही होगी। तो जो लेफ्ट साइड है इसमें आपको C1 F1 दिख रहा होगा, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, F फॉर फोकस। इसी तरीके से राइट साइड में भी आपको F2 और C2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। अब देखिए जो लेंस है क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिवाइड है तो इसकी ये जो राइट वाली सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस लेफ्ट साइड में होता है और इसकी जो लेफ्ट वाली सरफेस है इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होता है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो हैं लेफ्ट वाली सरफेस के राइट साइड में होंगे और राइट वाली सरफेस के लेफ्ट साइड में होंगे। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको हम 2F1 भी लिख सकते हैं। ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल होता है फोकस का। इसी तरीके से जो C2 है उसको भी हम 2F2 से डिनोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस की। तो जो कॉन्केव लेंस होता है ये भी बाईफोकल होता है और यहाँ पे भी आपको इसके दो पोर्शन दिख रहे होंगे। लेफ्ट साइड में आपको एक फोकस पॉइंट और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा होगा। इसी तरीके से राइट साइड में भी एक फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे जो इसकी सरफेसेस हैं ये सरफेस लेफ्ट हो गई और ये वाली सरफेस राइट हो गई। तो ये जो लेफ्ट वाली सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट ये लेफ्ट साइड में ही होता है। इसी तरीके से जो राइट वाली सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट राइट साइड में होता है। अब देखिए यहाँ पर भी C1 को हम 2F1 से डिनोट कर सकते हैं और C2 को हम 2F2 से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल होता है फोकस का। अब देखिए लेंसेज में ये जो बीच वाला पोर्शन है जिसे प्रिंसिपल एक्सिस पास होके जा रही है इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसी तरीके से सेकंड वाला जो लेंस है कॉन्केव लेंस उसका भी ये जो बीच वाला पोर्शन है जिससे प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है यहाँ पर भी हम इसको O से रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज की। अब हम देखते हैं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास और उससे हमें इमेज फॉर्मेशन करना है तो कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट रूल देख लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास फोकस ऑफ अदर साइड ऑफ द लेंस। सो हमारे पास अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक रे उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये हमेशा प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी जो कि दूसरी साइड का प्रिंसिपल फोकस होगा। यानी कि अगर कोई रे लेफ्ट साइड से आ रही है और प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो राइट साइड वाले प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी। अब हम कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन का नेक्स्ट रूल भी देख लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। यानी अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई आपको दिखाई दे रही है तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के।
जैसे कि आपको एक रे यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही होगी जो कि F1 से होके जा रही है। जब रिफ्रैक्शन हुआ उस रे का इस लेंस के साथ, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइट रे पैरेलल हो गई राइट साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन का नेक्स्ट रूल क्या है। A ray of light passing through the optical center will pass without any deviation। यानी अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो बिना किसी डेविएशन के सीधे पास हो जाएगी। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि एक लाइट रे है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। तो जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी यानी इसका रिफ्रैक्शन होगा तो ये सीधी चली जाएगी, यानी कि इसका कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ये किसी और डायरेक्शन में नहीं मुड़ेगी। ऐसी दो ही रेज होती हैं जो एकदम सीधी निकल जाती हैं, कोई डेविएशन उनमें नहीं होता है। एक तो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए यहाँ से आने वाली जो भी रे होगी वो सीधी निकल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ पे भी कोई डेविएशन नहीं होगा। इसी तरीके से एक ये वाली रे होती है जो अभी हमने डिस्कस की, ये वाली रे भी अगर ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है तो वो एकदम सीधी निकल जाती है और यहाँ पे भी कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलता। अब हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इसको समझने के लिए पहले एक टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले हम टेबल के सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। सेकेंड कॉलम में हमें पोजीशन ऑफ इमेज दे रखी है, यानी कि जो भी इमेज बनेगी वो किस जगह पे बनेगी। थर्ड कॉलम में हमें दे रखा है साइज ऑफ द इमेज, यानी इमेज की साइज क्या होगी। और लास्ट कॉलम में हमें दे रखा है नेचर ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज किस तरह की बनेगी। सबसे पहले हम फर्स्ट रो डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस यानी कि कैपिटल F पर बनेगी, और जो इमेज होगी वो बहुत ही छोटी पॉइंट साइज बनेगी। इसी के साथ ही इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी, यानी कि इमेज एकदम रियल बनेगी और इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी। अब अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो बियॉन्ड 2F1 हो, जो इमेज बनेगी वो F2 और 2F1 के बीच में बनेगी, और ये बहुत ही छोटी इमेज होगी और इस केस में भी रियल इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 पर रखा है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो 2F2 पर बनेगी, और सेम साइज की, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही साइज इमेज का भी होगा, और इमेज यहाँ पर भी रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो F1 और 2F2 के बीच में हो गई, इमेज जो बनेगी वो बियॉन्ड 2F2 बनेगी, यानी 2F2 के पहले बनेगी, और इस केस में जो इमेज होगी उसका साइज बहुत इनलार्ज्ड यानी बहुत बड़ी इमेज बनेगी, और इस केस में भी रियल और इन्वर्टेड ही नेचर इमेज का रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट F1 पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। इस सिचुएशन में जो साइज होगा इमेज का वो इन्फिनिटली लार्ज और हाईली इनलार्ज होगा, यानी बहुत बड़ी इमेज यहाँ पर बनेगी, और यहाँ पर नेचर जो होगा वो सेम रियल और इन्वर्टेड ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमें दे रखा है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन O और F1 के बीच में हो, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और जो फर्स्ट वाला फोकस है उसके बीच में हो, तो जो इमेज बनेगी वो सेम साइड बनेगी, यानी जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड उसकी इमेज भी बनेगी, और जो साइज होगा इमेज का वो इनलार्ज्ड होगा, यानी काफ़ी बड़ा होगा, और इस केस में जो नेचर है इमेज का वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, यानी इमेज सीधी बनेगी, और वर्चुअल मतलब आभासी इमेज बनेगी। लास्ट स्लाइड में जो हमने टेबल समझी थी उस टेबल का यूज करके हम यहाँ इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं। टेबल के फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी वो इन्फिनिटी पर थी। आप टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे रखा है, जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं वो इन्फिनिटी से आ रही हैं, और जब ये इस लेंस से रिफ्रैक्ट होंगी तो रिफ्रैक्शन के बाद आप देख सकते हैं कि एक
पॉइंट यानी कि F2 पर जाके कलेक्ट हो गई, यानी कि जो भी इमेज बनेगी वो F2 पर बनेगी। और यही चीज हमने टेबल में भी डिफाइन की हुई है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर अगर होगा तो इमेज जो बनेगी वो फोकस पर बनेगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इमेज बनी है वो बहुत ही छोटी इमेज बनी है, यानी हाईली डायमिनिश्ड और पॉइंट साइज, एक पॉइंट की साइज की इमेज है। और इस इमेज का जो नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड होगा। अब हम समझते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस से किस तरह से होगा। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो, यानी कि ऑब्जेक्ट सी से पहले रखा हो, तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो C1 से पहले है। आप सपोज कीजिए एक लाइट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल जा रही है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस से जब ये टकराएगी तो रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये F2 यानी कि फोकस से आगे निकल जाएगी। यानी कि यहाँ पे रूल नंबर 1 लग रहा है। यानी कि रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से निकल जाती है। इसी तरीके से एक लाइट रे और है जो कि ऑब्लिकली आ रही है और इस ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है कॉन्वेक्स लेंस के। अब ये लाइट रे जब ऑप्टिकल सेंटर से आगे जाएगी यानी कि लेंस से बाहर निकलेगी तो ये कुछ इस तरह से सीधी निकल जाएगी। अब देखिए जो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं, यानी कि जो F2 से होके जा रही है और जो ऑप्टिकल सेंटर से आगे की साइड जा रही है, ये दोनों रेज एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगी, और जहाँ पे ये दोनों रेज कट करेंगी इस पॉइंट पे ही हमारी इमेज बनेगी। यानी कि जो इमेज है उसकी पोजीशन होगी F2 और C2 के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज F2 और C2 के बीच में बन रही है, और जो इमेज का नेचर यहाँ पर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। यानी कि इमेज वैसी ही बनेगी जैसे कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो इमेज है वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनेगी। और यहाँ पर जो इमेज का साइज होगा वो काफ़ी छोटा यानी डायमिनिश्ड होगा। किसके कंपैरिजन में? इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज का साइज यहाँ पर काफ़ी छोटा है। टेबल के नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो 2F1 पर रखी हो, 2F1 का मतलब होता है C1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उससे इमेज किस तरह से फॉर्म होती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो हम समझ लेते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट से एक रे यहाँ पर निकल रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और जब ये रे इस कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से होती हुई जाएगी। ये हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था। इसी तरीके से आपको एक लाइट रे और दिख रही होगी निकलती हुई इसी ऑब्जेक्ट से, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जा रही है, और रिफ्रैक्शन के बाद ये सीधी निकल जाएगी। और ये दोनों जो लाइट रेज हैं वो एक पॉइंट पे जाके आपको मिलती हुई दिखाई दे रही होंगी, और जिस पॉइंट पे दोनों लाइट रेज मिल रही हैं इस पॉइंट पे ही हमारी इमेज फॉर्म होगी। टेबल के अकॉर्डिंग भी हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो 2F1 पर रखा हुआ है यानी कि C1 पे रखा है, और जो हमारी इमेज बन रही है वो 2F2 पर बन रही है यानी कि C2 पॉइंट पे बन रही है, सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है। और जो इमेज का साइज है वो सेम साइज है। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज और जो हमारी इमेज बन रही है इसका साइज, दोनों का साइज सेम ही है। और इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा, यानी इमेज बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे ऑब्जेक्ट है, लेकिन उल्टी इमेज बनेगी। आप देख सकते हैं इमेज नीचे की साइड बनी हुई है। अब हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन F1 और C1 के बीच में हो। F1 मीन्स जो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल फोकस है, और C1 मतलब जो फर्स्ट वाला हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। अब इसकी इमेज देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक लाइट रे दिख रही होगी जो कि ऑब्जेक्ट से निकल रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल फोकस से यानी जो सेकंड वाला प्रिंसिपल फोकस है उससे आपको जाती हुई दिखाई दे रही होगी। इसी तरीके से सेम ऑब्जेक्ट से एक रे आपको और दिख रही होगी निकलती हुई जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जा रही है, और जब ये रिफ्रैक्शन के बाद आगे बढ़ेगी तो ये सीधी निकल जाएगी। जहाँ पे ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेज एक दूसरे से मिलेंगी यानी कट करेंगी, वहीं पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। यानी कि इस सिचुएशन में जो इमेज हमारी बन रही है वो बियॉन्ड 2F2 बन रही है, यानी कि जो सेकंड वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बाद हमारी इमेज बन रही है।
और टेबल के अकॉर्डिंग हमारी इमेज इनलार्ज बननी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी है और इस वाली इमेज का नेचर भी रियल और इन्वर्टेड होगा, पीछे वाली जितनी भी हमने अभी इमेजेस ड्रॉ की हैं उसकी तरह। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन C2 से पहले हो तो हमारी जो इमेज बनेगी उसका साइज इनलार्ज होगा और नेचर उसका रियल इन्वर्टेड होगा, और जो इमेज बनेगी वो सेकंड वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनेगी। अब फिफ्थ वाली इमेज भी देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन फर्स्ट वाले फोकस पर हो यानी F1 पर हो तो इमेज किस तरह से बनेगी। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट F1 पर अगर रखा है तो एक लाइट रे यहाँ से निकल रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। रिफ्रैक्शन के बाद F2 से होके जाएगी रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, और एक लाइट रे यहाँ से और निकल रही है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से आपको जाती हुई दिखाई देगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे सीधी निकल जाएगी। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों रिफ्रैक्टिव रेस को आगे की साइड बढ़ाएंगे तो ये किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगे, यानी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो इस कंडीशन में जो इमेज की पोजीशन होगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, यानी कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि इमेज एग्जैक्टली किस जगह बन रही है। इसके साथ ही इस इमेज का जो नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा और इस इमेज का जो साइज होगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। सेम चीज़ आप टेबल के पॉइंट्स में भी नोटिस कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट F1 पर अगर रखा है तो इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है और हाईली लार्ज और रियल और इन्वर्टेड है। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस से लास्ट वाली इमेज को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट O और F1 के बीच में रखा हो, यानी कि हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर O है और जो फर्स्ट वाला प्रिंसिपल फोकस है, इन दोनों के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज किस तरह से बनेगी। अब आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इससे एक रे निकल रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से आपको जाती हुई दिख रही होगी। इसी तरीके से एक लाइट रे और है जो सेम ऑब्जेक्ट से निकल रही है और ये आपको ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई दिख रही होगी। रिफ्रैक्शन के बाद ये वाली लाइट रे भी सीधी निकल जाएगी। अब आप ये नोटिस कर सकते हैं कि दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये किसी भी पॉइंट पे आगे जाके नहीं मिल रही हैं, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी। अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज आगे की साइड तो कहीं नहीं मीट करेंगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रिफ्रैक्टेड रेज को इस लेंस के बैक साइड हम बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाली रिफ्रैक्टेड रे थी इसको हमने डॉटेड लाइन से पीछे की ओर बढ़ाया हुआ है और जो सेकंड वाली रिफ्रैक्टेड रे थी इसको भी हमने पीछे की साइड बढ़ाया हुआ है। तो ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये आपको एक पॉइंट पे यानी कि इस जगह पे मिलती हुई दिख रही होंगी। अब जहाँ पे ये दोनों मिली हैं इसी जगह आपकी इमेज बनेगी, यानी कि इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट का नेचर होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, यानी इमेज सीधी बनेगी लेकिन वर्चुअल यानी कि आभासी बनेगी। जैसे कि हमने डॉटेड लाइन से यहाँ पे बनाया हुआ है इमेज को, तो जब भी हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं इमेज को तो हमेशा वहाँ पे वर्चुअल का ही केस होता है। और यहाँ पे जो पोजीशन होगी इस इमेज की वो सेम साइड ही आपको दिख रही होगी लेंस के, यानी कि ऑब्जेक्ट भी इस साइड ही रखा है और जो हमारी इमेज बन रही है वो भी सेम साइड ही बन रही है। अब हम देखते हैं कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। सो फर्स्ट रूल है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस हमने यूज किया है और एक लाइट रे है जो कि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब रिफ्रैक्शन के बाद ये रे दूर होती हुई आपको दिखाई देगी प्रिंसिपल एक्सिस से, और अगर हम इस रे को इस जगह से देखें, सपोज यहाँ पर आपकी आई है, इस जगह से अगर आप देखते हैं तो ये रे आपको मिरर के प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई दिखाई देगी, यानी कि इस पॉइंट से देखने पर अगर हम एक इमेजनरी रे ड्रॉ करते हैं तो वो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाती है। तो यही हमारा फर्स्ट रूल था। अब हम देखते हैं कॉनकेव लेंस का सेकेंड रूल क्या कहता है। अ रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि अगर कोई लाइट रे
प्रिंसिपल फोकस की ओर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। सपोज ये लाइट रे है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो आपको लगेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस की ओर जा रही है। लेकिन ये जो लाइट रे है रिफ्रैक्शन के बाद सीधी यानी प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल होकर के जाएगी। यानी कि अगर आपकी आई यहाँ पर है और आप इस रे को देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअल में ये सीधी यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकल जाती है। तो ये था हमारा सेकेंड रूल। अब हम देखते हैं कॉनकेव लेंस का थर्ड रूल क्या है इमेज फॉर्मेशन के लिए। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन। यानी अगर हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है और एक लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ओ से होकर के जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो लाइट रे सीधी ही निकल जाएगी। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉनकेव लेंस से किस तरह से रे डायग्राम बनाए जाते हैं। रे डायग्राम बनाने के लिए हमें एक टेबल समझना ज़रूरी है जिससे आप रे डायग्राम इजीली बना पाएंगे। आपको एक टेबल दिख रही होगी यहाँ पर। इसमें फर्स्ट रो में आपको दे रखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड में पोजीशन ऑफ इमेज एंड थर्ड कॉलम में दे रखा है साइज ऑफ द इमेज और लास्ट कॉलम में हमारे पास है नेचर ऑफ इमेज। यानी कि जब हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर होगी तो जो भी इमेज बनेगी वो फोकस यानी F1 पॉइंट पे बनेगी। इसी के साथ ही जो साइज होगा इमेज का वो हाईली डायमिनिश्ड यानी बहुत छोटी इमेज बनेगी और पॉइंट साइज इमेज बनेगी। और जो हमारी इमेज का नेचर होगा वो इरेक्ट यानी सीधा होगा और वर्चुअल यानी कि आभासी होगा। अब इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर ओ के अगर बीच में हो तो जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन होगी एफ यानी प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इसी तरीके से यहाँ पर भी इमेज डायमिनिश्ड बनेगी यानी छोटी इमेज बनेगी और यहाँ भी नेचर जो होगा इमेज का वो वर्चुअल और इरेक्ट ही रहेगा। अब हम समझते हैं कि लास्ट स्लाइड में जो टेबल हमने देखी है उसके यूज से हम रे डायग्राम कैसे बनाएंगे अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस है। टेबल के फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी वो इन्फिनिटी पर थी और जो इमेज की पोजीशन थी वो फोकस यानी F1 पॉइंट पे बन रही थी। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस हमने लिया है। अब सपोज यहाँ पे कोई लाइट रेज हैं जो कि पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्रैक्शन के बाद यानी कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रेज फैल जाएंगी यानी कि डाइवर्ज हो जाएंगी। जैसे आपको पता है कि कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो ये दोनों लाइट रेज आपको दिख रही होंगी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ती जा रही है रिफ्रैक्शन के बाद। इनसे बनने वाली जो इमेज है वो लेंस के राइट साइड में तो नहीं बन सकती, इस साइड में नहीं बन सकती। अगर हम इन लाइट रेस को लेंस के लेफ्ट साइड यानी कि इस साइड में पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा एक डॉटेड लाइन बनी हुई है, तो अगर हम इन दोनों लाइट रेस को पीछे की साइड बढ़ाएंगे यानी लेफ्ट साइड में बढ़ाएंगे तो दोनों लाइट रेस F1 पर मिलती हुई आपको दिखाई देंगी और यही F1 पॉइंट ही पोजीशन होगी इमेज की, यानी कि इमेज हमारी यहीं पर फॉर्म होगी। तो सेम आपको टेबल में भी यही दे रखा है। तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो हाईली डायमिनिश्ड यानी छोटी इमेज बनेगी और पॉइंट साइज्ड होगी और इस इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, यानी कि इमेज सीधी बनेगी और आभासी बनेगी। जहाँ पर भी नेचर जो है इमेज का अगर वर्चुअल होता है तो इसका मतलब है कि इमेज जो बन रही है वो डॉटेड लाइन से बन रही है, जैसे कि इस फिगर में हमने शो कर रखा है। अब हम समझते हैं कि टेबल का जो सेकंड वाला केस है उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं कॉनकेव लेंस से। टेबल के सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो तो इमेज किस तरह से बनेगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक कॉनकेव लेंस दिखाई दे रहा होगा और एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा इस जगह, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये ऑप्टिकल सेंटर यानी ये O और इन्फिनिटी बहुत दूर होगा यानी अनंत पे होगा। तो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
अब इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज आपको निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी। एक जो लाइट रे है वो तो एकदम सीधी जा रही है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और जो दूसरी वाली लाइट रे है वो आपको ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई दिखाई दे रही होगी। अब ये वाली जो लाइट रेज हैं रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस तरह से डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड में तो कोई इमेज बनेगी नहीं। सो इसके लिए हमें इन रेस को मिरर के लेफ्ट साइड में इमेजनरी ड्रॉ करना होगा। तो आप देख सकते हैं हमने ये वाली जो लाइट रे थी हमारी, इसको मिरर के लेफ्ट साइड में पीछे की ओर ये डॉटेड लाइन से देखिए ड्रॉ किया हुआ है। इसी तरीके से जो नीचे वाली लाइट रे थी उसको भी हमने बैक साइड देखा, तो पहली और दूसरी लाइट रे आपस में इस पॉइंट पे आपको मिलती हुई दिख रही होंगी, और जहाँ पे ये दोनों लाइट रेज लेफ्ट साइड में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इसी पॉइंट पे हमारी इमेज बन जाएगी। अब इस केस में हमने टेबल में ये समझा था कि जो इमेज की पोजीशन होगी वो F1 और O के बीच में होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ F1 पॉइंट है और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो इमेज इन दोनों के बीच में ही बनी है। और जो नेचर है इस इमेज का वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। आप देख सकते हैं कि जो इमेज बनी है वो एकदम सीधी बनी है, और ये इमेज वर्चुअल यानी आभासी है क्योंकि हमने इसको डॉटेड लाइन से लेफ्ट साइड में ड्रॉ करके बनाया है। तो जहाँ भी डॉटेड लाइन से हम ड्रॉ करके इमेज बनाते हैं वहाँ पे हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है। और इस इमेज का जो साइज़ है वो कैसा होगा, डायमिनिश्ड होगा, यानी कि छोटा होगा। ये आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा दिखाई दे रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आपको ये जो लेंस फॉर्मूला है कुछ मिरर फॉर्मूले की तरह ही दिख रहा होगा। जब हमने मिरर फॉर्मूला डिस्कस किया था इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में तो वो भी कुछ सेम ही था, बट डिफरेंस क्या होता है, वहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है और लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव साइन आता है। अब देखिए यहाँ पे v क्या है, v है इमेज डिस्टेंस, यानी कि लेंस और इमेज के बीच की जो भी डिस्टेंस है उसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f है फोकल लेंथ। अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है स्फेरिकल लेंस का। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो ही मैग्निफिकेशन कहलाता है। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसका फॉर्मूला हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम h' अपॉन h भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी होता है v अपॉन u, यानी कि मैग्निफिकेशन के अब दो फॉर्मूले हो गए, एक होता है v अपॉन u और एक हो गया h' अपॉन h। जब हमने मिरर का फॉर्मूला पढ़ा था तो मिरर में भी मैग्निफिकेशन का सेम ही फॉर्मूला था, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे साइन का डिफरेंस होता है। यानी मिरर में मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस लगा दिया जाता है, जबकि लेंस के मैग्निफिकेशन के लिए हम नेगेटिव साइन यूज नहीं करते हैं। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की पावर क्या होती है। सिंपल टर्म में अगर हम बात करें पावर की तो ये रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ की, और यहाँ पे फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में ही रखना होता है। यानी कि पावर का जो फॉर्मूला है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी पावर के फॉर्मूले को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी कि 1 अपॉन एफ। एफ क्या है, फोकल लेंथ। और अगर हम पावर की एसआई यूनिट की बात करें तो पावर की जो एसआई यूनिट होती है ये होती है डायोप्टर, और इसको हम कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।